नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका एफएसी न्यूज़ में। आज हम फिर से आए हैं सिकड्डी ग्रोथ सेंटर केएमसी के ग्राउंड पे और यहाँ पर जो प्रकरण हुआ था कल, उसी विषय में आज फिर से यहाँ पर शासन प्रशासन आया था और उनकी वही सम्मिलित हुए थे। आज क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर गेट में इनके धरने प्रदर्शन में, आइए जानते हैं। आज क्या कुछ रहा है यहाँ पर गेट पर, जो आपका धरना प्रदर्शन था। यहाँ पर तहसीलदार जी आए थे, एसएचओ साहब आए थे, क्या कुछ रहा है यहाँ पर आज क्या मांगी थी आपने? हमारी सैलरी नहीं बढ़ती थी, जो हमारी गवर्नमेंट रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी कम थी, जबकि जियो तो 1 अप्रैल को पास हो चुका है। हाँ जी, तो वही हमारी दिक्कत थी। हमने फर्स्ट टाइम जब उन्हें बोला था तो उन्हें वो बात हमारी मना करती थी कि नहीं बढ़ेगी। उन्होंने बोला जुलाई तक देखते हैं। उन्होंने हमें एक्सक्यूज दी कि नैनीताल कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ रहा था, ये वो तो हमने मना कर दिया। हमने कहा ठीक है, चलो ठीक है। अब हमने उनके सामने बात रखी, उन्होंने हमें बोला कि 1 घंटे एक्स्ट्रा करो पर उसको तुम्हें नहीं दिया जाएगा, ओटी नहीं दिया जाएगा तुम्हारी छुट्टी 6 बजे होगी। तो हमने उसके लिए धरना करा। पहले उन्होंने वो बात हमारी फिर भी मतलब मानी थी। हमने कहा अब हमें हमारी सैलरी का भी चाहिए, क्योंकि हमारा जब ये होता है कि सब बात एक साथ करेंगे तभी जाके होगा। और हमारा मतलब यूनिटी मतलब ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल होता है सबको इकट्ठा करना, सबको मनाना, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है। तो हमारा वो था कि जब एक बार हो गया तो हम अपनी सारी बातें रखेंगे और एक साथ वो पूरी होंगी तो होंगी, नहीं तो हम वो नहीं करेंगे। तो उस बात पे हमारा ये सीन हुआ था कि बढ़ाओ सैलरी, तो एक मुद्दा ये था हमारा। और बाकी हमारा जो पीएफ वगैरह का ईएसआई का इशू था वो भी हमारा जमा नहीं होता है। हमारे फरवरी मार्च से हमारा पीएफ कट रहा है हमारी सैलरी से, तो वो जमा ही नहीं करते और वो जमा नहीं हुआ है। ना हमें हमारा यूएनए नंबर दिया गया है, हमें कोई उनकी जानकारी नहीं है कि हमारे क्या हो रहा है। ईएसआई का हमारा कार्ड नहीं बना है कि हमें जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है हमको। मतलब समस्याएं बहुत है, एसआई के पैसे काटेंगे नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अब जो चौहान जी थे या ठेकेदार जिन्होंने हाथापाई की है, इन पर क्या उचित कार्रवाई की गई है? आपको कुछ संज्ञान है इसका? कार्रवाई ये की गई है कि वो जो लड़का लड़की थे उन्होंने उन पे केस करा था, कार्रवाई हुई है, उन पे केस करा था। बट आप ये समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास इंसान कितना ही कर सकता है। उनकी भी अपनी फैमिली इशू होते हैं और बड़े लोग हैं, वो ऑब्वियस सी बात है उनके सामने मिडिल क्लास तो नहीं बोल सकते हैं। उनको भी अपनी फैमिली का देखना, उनकी बहनें, उनकी शादी करवानी, कितनी चीजें होती हैं। तो उनको उन पे दबाव डाला गया, उन्होंने केस ऑफिस से लिया। नहीं अभी कंफर्म नहीं ले भी गया तो उनकी अपनी फैमिली इशू है, वो अपना पर्सनल देखेंगे। ये उनका पर्सनल मैटर भी हो गया है, पर अभी वो जेल में है। हाँ, कंफर्म है कि कार्रवाई एक मांग और मेरे सुनने में आई है आपकी कि चौहान जी तो गए, अब यहाँ पर तिवारी जी की एंट्री हो रही है। तो उसमें समय आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग पूर्व में भी तिवारी जी के जो कर्मकांड थे वो पहले भी जनता के सामने आ चुके हैं, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में ये है कि पहले बंदों ने झेल चुके हैं, अब वो दोबारा उनको नहीं झेलना चाह रहे। वो इतना टॉर्चर उन्होंने कर दिया है ना कि अब सबके गले गले तक पानी आ चुका है, इसलिए अब कोई चाह ही नहीं रहा। अब अगर तिवारी आया तो हम फिर गेट में बैठेंगे, वो फिर से चालू ना हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी सुनी जाए और तिवारी को पहले बोला जाए नमस्ते, आपने जितना करना था कर लिया, अब दोबारा ये सब नहीं चलेगा। टाइम गया, पहले ये था ना जो यूनिटी तोड़ देता था, एकता नहीं थी किसी को, अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो इसलिए सब जुड़ जाते हैं। पर अब ऐसा नहीं चलेगा, अब बहुत हो गया, अब दोबारा वो चाहिए ही नहीं वो आदमी। तो देखिए दोस्तों, लोग ये कहना चाहते हैं कि चलो तिवारी जी अब काम के बात पे आते हैं। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर तिवारी जी की एंट्री इन लोगों को मंजूर नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि तिवारी जी नहीं आएंगे, चौहान जी चले गए हैं, तो आएगा कौन? कोई भी आए नए व्यक्ति, कोई भी आए, हमें उससे कंपनी बेस पे चले, कंपनी बेस पे कॉन्ट्रैक्टर ये ठेके वेके हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आते हैं फिर ऐसे बवाला मचाते हैं, सबको फिर ऐसे टॉर्चर करते हैं। तो फायदा क्या है? जब तुम्हें वही करना है तो फिर इतना टेंडर क्यों करना है फिर? इसलिए ऐसा कोई बंदा चाहिए ही नहीं हमें। कंपनी का जो रूल है कंपनी बेस पे चले, जो रूल होते हैं कंपनी के वो सब पे लागू किए जाए, हमें मंजूर है। जी, मैं सिकड्डी से दिनेश सती, राज्य आंदोलनकारी आपको बुला रही हूँ। आज जिस तरीके का यहाँ पर ये वातावरण बनाया गया कंपनी के लोगों के द्वारा क्षेत्रीय बच्चों के अहित में, जिस तरीके से उन्होंने त्रुटिपूर्ण कार्रवाई की है, उसके लिए वो जुर्म के अधिकारी हैं और उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। हुआ ये, जब से यहाँ पर तुम्हारा सन 2005 से जिस समय से यहाँ पर ये ग्रोथ सेंटर की स्थापना हुई है, तो ग्रोथ सेंटर के उस समय जनता के मन में इसके प्रति एक बहुत उत्साह था कि वास्तव में क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के बच्चे, उनका भविष्य बहुत सुंदर भी निखार आएगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन हुआ क्या, ग्रोथ सेंटर निर्माण के वक्त कुछ अच्छे लोगों के बीच में यहाँ कुछ गंदे लोगों की भी यहाँ एंट्री हो गई, जिसकी वजह से यहाँ वातावरण बराबर बिगड़ता रहा। बच्चों के भविष्य पर इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया
और यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के जो जिम्मेदार राजनीतिक लोग थे उन्होंने भी इस तरफ नहीं देखा कि वास्तव में हमारे बच्चों के सामने क्या हो रहा है। और इतनी ज्वलंत समस्याएं उन्होंने झेली हैं, वो तो अच्छा हुआ भगवान जो इस समय ये पता लग गया कि इनकी घटना की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मेरी फिर भी अपील है ऐसे लोगों को या इन तत्वों को, क्षेत्रीय लोगों का, क्षेत्रीय बच्चों का यहाँ पहला अधिकार होना चाहिए। कार्यक्रम के लिए सही है। अभी जैसे जैसे यहाँ पर अपने ये तिवारी जी की फिर से एंट्री वाली बात कही है, तो जिन लोगों को एक बार हमने देख लिया कि ये लोग इस क्षेत्र के लिए व्यवस्थित नहीं निकल पाए, नहीं हो पाए, तो ऐसे लोगों का यहाँ दोबारा से पुनर्जन्म क्यों यहाँ पर उनका करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी मामले से ताल्लुक रखते हुआ हमारा ये उत्तराखंड का मूल निवास और भू कानून भी एक आवाज़ उठी थी। उस पर आप लोगों ने कुछ कार्रवाई की या किसी का समर्थन किया? मूल निवास और भू कानून इसीलिए तो लागू चाह रहे हैं, जबकि मूल निवास और भू कानून जब तक लागू नहीं होगा तब तक हमें गढ़वालियों को हमारा अधिकार कैसे मिलेगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। साहब जी, ये भू कानून के लिए भी हम लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ, बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ इसको पब्लिक के सामने में भी इसको रखा, लेकिन क्षेत्र की जनता या क्षेत्रीय नेतागिरी की कमी होने के कारण से न तो यूकेडी आगे निकल पाई और न कोई ऐसा सख्त कानून जो हमारे हित में होता है, उत्तराखंड के हित में होता है, ऐसा कहीं नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी हम इसके लिए जैसे ग्रोथ सेंटर के निर्माण के वक्त में भी हमने कई बार मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उस समय थे, तब उनसे भी क्षेत्र के विकास के बारे में बहुत कुछ बातें रखी थी, लेकिन इस तरह का नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि सहयोग मिलेगा, थोड़ी बहुत आवाज़ और हम लोग साथ में मिलकर उठाते रहेंगे, तो हो सकता है भू कानून पर इस पर कोई न कोई प्रक्रिया सरकार अमल में लाएगी, मुझे विश्वास है। और यह रिक्वेस्ट है, हमें सैलरी 1 से 10 के बीच चाहिए, ये हमें 28 तक पहुँचाते हैं। इसमें सैलरी का ये है कि 10 आदमी को इस मोल्डिंग में दे दी, 10 को टीवी में दे दी, ये सैलरी पूरी हमें नहीं दे पाते। अब बताओ, आज 29 तारीख को हमें सैलरी मिली है सर, हमने भी किसी लाला का खर्चा देना है, किसी का किराएदार है, कोई बेचारा गाड़ी से आ रहा है, उसके हमें वो कहता है तुम्हारे लालों को हम नहीं जानते सर, हम वर्कर हैं, हमें 1 से 10 के बीच सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है सर, अब बताओ, कोई हमारे बहनें किराएदार है, बाहर से आकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल इनका कौन है सर? ठीक है सर, मैं अपना घर से हूँ, मैं तो चलो अपना कर लूँगा सर, भाई बहनों को कौन करेगा? इस सैलरी का हमारा फिक्स नहीं है सर, कभी 28 तक मिलती है, कभी 29 तक मिलती है। इस सैलरी का हमारा दूसरा महीना आ जाता है, तो लगता है परसों को तनख्वाह दे रखी, आपको क्या सैलरी सर? इसका भी हमारे लिए फिक्स आपने कि किस प्रकार की समस्याएं हैं यहाँ पर श्रमिकों के साथ में, और किस प्रकार के यहाँ आंदोलन समय समय के अनुसार होते रहते हैं, परंतु सबसे बड़ा सवाल वही कि इनकी आजीविका चलाने के लिए अगर सैलरी इनको टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी, इनको ओटी का पैसा नहीं मिलेगा, तो ये किस प्रकार, मतलब कि ये ओवर टाइम करते जाते हैं और जो प्रबंधन है इनका उचित मुआवजा देने में आनाकानी करता है। तो सवाल इनके आज भी वही हैं, पहले भी वही थे और मेरे ख्याल से आगे भी वही रहेंगे। कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलेगा तब जब इंसान खुद बदलेगा, ये श्रमिक खुद बदलेंगे अपने हक की आवाज़ के लिए, और अपने हक के लिए खुद आवाज़ बनकर पहाड़ बनकर खड़े होंगे इन प्रशासन के प्रबंधक कमेटी के जो लोग हैं इनके आगे, और सवाल करेंगे इनसे कि हमें हमारा हक दो। नेता कोई किसी के घर में नहीं आएगा, नेता केवल एक वोटिंग के टाइम पर आता है, हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर आपसे वोट मांगने के लिए, और जब वोट लेकर जीत जाता है तो 5 साल तक वो नेता आपको दिखाई नहीं देता है धरातल पे। क्यों? किन वजह से और किन कारण से? सवाल पूछती है जनता।